वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन एडवांस साइंस क्लासेस। आज मैं राजेश वाधवानी आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ सॉल्यूशन लेसन या चैप्टर का एक पार्ट है। तो हेनरी लॉ क्या है? हेनरीज ने स्टडी किया दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। जो कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कैप लगी रहती है। कैप लगी होने से प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे कि CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो हम लोग देख सकते हैं जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी गैसेस की उतनी ही ज्यादा होगी। एज द इंक्रीज द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे ही हम लोग कैप खोलते हैं तो कैप खोलने से क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से जो गैस डिजॉल्व है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो सभी क्या हो जाएगी? एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। हेनरीज लॉ और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। जो गैसें डिजॉल्व होती है लिक्विड में, उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। कोई लिक्विड है उसकी सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो जितना ज्यादा होगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक X गैस है, एक Y गैस है, एक Z गैस है। ये तीनों ही प्रेशर लगानी है इस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो अकेले X का प्रेशर है, अकेले X गैस का प्रेशर है, उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ X बोलेंगे। अकेली Y गैस का प्रेशर है, उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Y गैस। एंड अकेले Z गैस का प्रेशर है, उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Z गैस। और इन तीनों को जो प्रेशर है वो कहलाएगा टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता है मतलब एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उस गैस की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मींस सॉल्युबिलिटी मतलब अमाउंट। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसके बाद डॉल्टन आया। डॉल्टन ने पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया है 11th क्लास के अंदर, RBSc में, CBSE में भी 11th क्लास में। तो डॉल्टन ने क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी है उसको डॉल्टन ने मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन आपस में भी क्या है? सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर सेम हो जाते हैं। तो M की जगह सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की जगह मोल फ्रैक्शन का यूज किया गया। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। तो M और X आपस में को रिलेटेड है, तो M की जगह X का यूज किया गया। किसने किया? डॉल्टन ने। तो यही क्या बन गया? यही हेनरीज लॉ बन गया। इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर हेनरी के सम्मान में KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। क्या है बेटा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो P इक्वल टू KHX। तो लॉ क्या बन गया हेनरीज का? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये रिलेशन आगे हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन आती है, ये आगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ग्राफ तक हो गया अपना।
फिर एक मैं आप लोगों को बताता हूं, P इक्वल टू KHX। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इसको सॉल्युबिलिटी, क्योंकि X और M इक्वली माना है अपन लोगों ने, M क्या सॉल्युबिलिटी है, X क्या मोल फ्रैक्शन है, तो कई बार जाता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो KH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कई बार कंपटीशन लेवल में ऐसे नीट के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान से देखना है। इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट में बता चुका हूं कोल्डिंग होती है, कोल्डिंग के अंदर ये सीड बैग क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने से ही गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे सीड होकर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा इस बोतल के ऊपर CO2 की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्रेशर इंक्रीज होता है ताकि CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, पहली बात। ठीक है, हो गया, CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रेशर इंक्रीज है, यहाँ पे ज्यादा है प्रेशर। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट, स्क्यूबा डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं, ध्यान से देखना, ये C है, स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं गोताखोर, यहां पहुंच गए नीचे। अब आप सोचिए प्रेशर कितना ज्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो ये गैस सिलेंडर में लेके जाते हैं तो उन गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ब्लड के अंदर, तो ब्लड में बहुत डिजोल्व होगी गैसेस, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा क्यों, क्योंकि इतना पानी ऊपर होता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो गैसें बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही ये स्क्यूबा डाइवर्स ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, अचानक प्रेशर डिक्रीज होगा, तो अभी तो इतना पानी था, फिर कम हो गया पानी, प्रेशर कम हो गया, तो अब गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो अचानक गैसेस बबल्स के रूप में ब्लड से बाहर निकलना चाहेंगी। अचानक गैसेस, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, अचानक गैसेस ब्लड में से बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलना चाहेंगी, तो बबल्स बन जाएंगे बीच बीच में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर बबल्स बन जाएंगे। और जब ब्लड कैपिलरीज में बबल्स बन जाएंगे तो ये ब्लड के फ्लो को रोकेंगे, बैरियर के फॉर्म में वर्क करेंगे, रुकावट डालेंगे इसमें, तो इससे इनको बहुत ज्यादा पेन होता है। इसको क्या बोलते हैं, बैंड्स, क्या बोलते हैं इसको, बैंड्स। इस कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैंड्स। आगे समझ में, नीचे आए प्रेशर ज्यादा है तो गैसें बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगी, जैसे ही वो ऊपर जाएगा स्क्यूबा डाइवर्स गोताखोर जैसे ऊपर जाएगा तो वाटर कम है, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो फिर सॉल्युबिलिटी कम है, तो अचानक गैसें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो बबल्स बन जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और बबल्स क्या करेंगे, बैरियर के फॉर्म में वर्क करेंगे ब्लड के फ्लो में, तो इनको असहनीय बहुत ज्यादा पेन होगा। इस पेन को बोलते हैं बैंड्स, क्या बोलते हैं, बैंड्स। तो बबल्स जल्दी डिजोल्व हो जाए इसलिए डाइल्यूटेड एयर यूज ली जाती है, बबल्स जल्दी, क्योंकि ये तो होगा ही होगा, अब क्या है, बबल्स रुके नहीं, जल्दी फ्लो हो जाए, इसके लिए डाइल्यूटेड एयर यूज ली जाती है। उस डाइल्यूटेड एयर में क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें होता है हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो कहते हैं ऐसे कि हीलियम इसलिए यूज करते हैं ताकि बबल्स नहीं बनेंगे और एयर इजी में फ्लो हो जाएगी, तो इससे वाटर भी और इससे ब्लड भी इजी में फ्लो हो जाएगा, एयर फ्लो हो जाएगी, एयर के बबल नहीं आएंगे तो ब्लड इजी में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, इसे बोलते हैं बैंड्स। एनोक्सिया, एनोक्सिया क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या जाते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर जाएंगे तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, ऊपर एयर कम है प्रेशर कम होगा,
तो सोचो बेटा, जब कोई सी में गया था नीचे तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हुई थी। अब उल्टा हो गया बिल्कुल जस्ट, कोई पहाड़ पे जा रहा है, कोई माउंटेन पे जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कम हुआ है तो सॉलिबिलिटी कम होगी, तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पा रही ब्लड के अंदर। अब ऑक्सीजन डिजोल्व कम हो पा रही है, इसलिए उसको सोचने में, समझने में बॉडी की एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वो सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, चक्कर आएंगे उसको। तो इसे क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस होगी ग्राउंड से, इससे उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी ब्लड के अंदर। तो ब्लड में कम है O2, तो इससे क्या होगा? उसको थकान होगी, क्योंकि O2 क्या करती है, जो अपन ग्लूकोज होता है, अपना खाना होता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी और उनको थकान होगी। क्या बोलेंगे? एनोक्सिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड्स एंड एनोक्सिया कंडीशंस, ठीक है। तो ये हो गए इसके एप्लीकेशंस हैं। अब लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस है, ये कब एप्लीकेबल होती है? ये जब एप्लीकेबल होती है जब प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम है तो अभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड है सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए मतलब इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हुई, कंसंट्रेटेड हुआ, तो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। एंड लास्ट है गैस है सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ द लिक्विड एंड गैसेस स्टेज, स्टेट या फेजेस। अब समझा रहा हूं इसको मैं। गैस है सेम मॉलिक्यूलर स्टेट, गैस की मॉलिक्यूलर स्टेट सेम रहनी चाहिए लिक्विड में और गैसेस में, समझो इसको। जैसे HCl है, HCl गैस है, इसको मैंने H2O में डाल दिया, तो गैसेस फेज में तो HCl है, और वाटर में जाते ही HCl के फॉर्म में नहीं रही, आयोनाइज्ड हो गई। HCl गैस के फॉर्म में तो HCl है, लेकिन जैसे अपन ने इसको वाटर में डाला है तो अब HCl गैस के फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में आगे? आयोनाइज्ड हो गई। इसमें क्या लिखा है? गैस का सेम मॉलिक्यूलर स्टेट होना चाहिए गैसेस फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। क्लियर? नहीं, चेंज हो गई, ठीक है। जब O2 है तो O2 को वाटर में डाला अपन है, तो O2 को जब वाटर में डालेंगे तो भी O2 के फॉर्म में रहेगी, और गैस के फॉर्म में तो भी O2 के फॉर्म में रहेगी, लिक्विड फेज में तो भी O2 के फॉर्म में रहेगी। तो इस पे तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि गैस फेज में भी O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लिक्विड फॉर्म में भी O2 है, लेकिन HCl पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि HCl गैसेस फेज में तो HCl के फॉर्म में, और लिक्विड में जाने के बाद किस फॉर्म में आ गया? H+ एंड Cl- के फॉर्म में। अब एक मैं आपसे अपन डिस्कस कर रहे हैं, अमोनिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं, मतलब अमोनिया गैसेस फेज में तो NH3 के फॉर्म में है गैसेस फेज में, लेकिन जब इसको H2O में डालते तो NH4OH बन जाता है। क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो चुका है, इन दोनों की रिएक्शन हो गई, NH4OH बन गया। इट मींस अगर तीनों गैसेस की बात की जाए गैसेस फेज में और एंड इन वाटर में, तो O2 पे तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि O2 का सेम मॉलिक्यूलर स्टेट है, लेकिन NH3 एंड HCl पर ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक्स। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अगला टॉपिक दिया जाएगा।